भाग 3 मौलिक अधिकार का जो कल वाला पार्ट हुआ था उसमें आई थिंक मैंने पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, 30 तक लिखित हुए थे, बाकी 5 बाकी थे जो कि आज करते हैं 31 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार में ही आता है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है टोटल, जिसमें से कल 30 तक हुआ था। 31 से लेके 35 तक यानी कि 5 जो बाकी हैं वो आज कर लेते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ये आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है आपको। अनुच्छेद 31 के तहत जो है हम इसमें बताते हैं कि अनुच्छेद 31 को जो है ना अब विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति को अर्जित करना, अब संपत्ति को अर्जित करना एक विधिक अधिकार हो गया है। कब से हो गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने इसको संसद ने इसको, सरकार ने इसको विधिक अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति अर्जन का अधिकार था अभी वो विधिक अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 32 को हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा किया जाता है तो आप उनके रक्षा के लिए, मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाते हैं तो वहाँ पे 5 प्रकार की रिटें जारी होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। पहला कौन सा जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहली रिट हो गई। दूसरी रिट जारी करता है परमादेश का, परमादेश दूसरा रिट हो गया। तीसरा ये रिट जारी करता है प्रतिषेध का, ये तीसरा रिट है। चौथा ये रिट जारी करता है उत्प्रेषण का, उत्प्रेषण। पांचवा ये रिट जारी करता है अधिकार प्रेक्षा का, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। हाँ अच्छा, ये बता दें जो ये अनुच्छेद 32 है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा सहृदय कहा है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 32। तो ये जो 5 रिट हैं इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति का जो सगा संबंधी है वो ये रिट जारी कर सकता है। न्यायालय को वैध या अवैध कारण जानने के लिए सशरीर प्रस्तुत कराता है न्यायालय, मतलब जो व्यक्ति है उसके वैध या अवैध कारणों को जानने के लिए उस व्यक्ति को, मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर प्रस्तुत करना है ना, ये हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। सेकंड आता है परमादेश। परमादेश में अगर कोई व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक पद पर बैठा है और अपने निर्धारित कार्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय ऐसा आदेश देता है या ऐसा आदेश दे सकता है कि वह अपने निर्धारित कार्यों को करे या फिर पद को रिक्त कर दे। इसमें से वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये आदेश जारी नहीं कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ये आदेश देता है, क्या आदेश देता है? आदेश देता है कि कार्य करें या पद रिक्त कर दें। जो सुप्रीम कोर्ट है वह उस व्यक्ति को जो उस पद पे कार्यरत है उसको आदेश देता है कि आपको जो आपके कार्य निर्धारित हैं उस पद पर रहते हुए उन कार्यों को या तो पालन करिए या फिर आप अपना पद रिक्त कर दीजिए। लेकिन ऐसा आदेश वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं दे सकता। थर्ड आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। प्रतिषेध का आप सीधा सा उत्तर आप जान सकते हैं, मना करना। मना करने का अर्थ हो गया कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय
ठीक है। ऐसे न्यायालय जिनके कार्य क्षेत्र से बाहर का वो कि जो है मतलब उनके कार्य क्षेत्र से बाहर आता है और उनकी वो सुनवाई कर रहे हैं, तो उनको जो है क्या मना कर सकता है या रोक सकता है सुनवाई करने से, या निर्णय देने से पहले ही रोक देना, ये प्रतिषेध में आ जाता है। निर्णय अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही इनको रोक दिया गया है अधीनस्थ न्यायालयों को कि अब वो आपके अधिकार या कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो वो आ गया प्रतिषेध में। उत्प्रेषण का अर्थ हो गया सूचित करना। इसमें कार्यवाही हो चुकी है, मतलब निर्णय हो चुका है, लेकिन उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजा जा सकता है। सूचित, इसमें निर्णय हो चुका है, निर्णय हो चुका है। इसमें निर्णय हो चुका है, इसमें निर्णय नहीं हुआ, निर्णय से पहले। ठीक है, निर्णय से पहले है तो प्रतिषेध, और निर्णय हो चुका है यानी उत्प्रेषण। निर्णय होने के बाद उसको सूचित किया जा रहा है कि जो आपका आदेश है, उसको निर्णय है, उसको रद्द कर रहे हैं और उसको वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजा जा रहा है। फिफ्थ आता है अधिकारपेक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। पूछता है आपका अधिकार क्या है, मतलब अगर कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से पद को ग्रहण करता है या पद प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय उससे रिट के माध्यम से पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद को प्राप्त किए हैं। अगर वो मतलब उत्तर उसका ठीक ठाक लगता है या संतोषजनक है तो वो पद पे बना रहे, और नहीं तो उसको पद त्यागना होता है। ये अनुच्छेद 32 का जो रिट है, 5वां रिट है अधिकारपेक्षा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 33, मौलिक अधिकार का अपवाद है। अनुच्छेद 33 अपवाद है, मतलब आप इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 33 के लिए ना ही तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो सैन्य बल हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, या दूरसंचार सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सीमित या निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 कहता है कि अगर कोई सैन्य बल है, कोई खुफिया एजेंसी में है, दूरसंचार सेवा में है और उसमें कार्यरत है, तो उनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, और इसके लिए वो न्यायालय में ना ही तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 33, इसीलिए इसको मौलिक अधिकार का अपवाद कहते हैं। अनुच्छेद 34 को भी मौलिक अधिकार का अपवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेना कानून या मार्शल लॉ, अगर किसी राज्य में गृह युद्ध या कहीं पे भी गृह युद्ध हो रहा है, हिंसा है, आगजनी है, या जनजातीय सांप्रदायिक मतलब हिंसा हो रही है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मतलब लॉ एंड ऑर्डर पास होता है, और वहाँ पे मार्शल लॉ के तहत आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और उसके लिए आप ना ही तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते थे, वैसे आप नहीं जा सकते। अनुच्छेद 34 के निलंबित होने के माध्यम से अगर निलंबित हो रहा है जो अधिकार, उसमें आप नहीं जा सकते, 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, फिर अनुच्छेद 35 आता है। अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद उन्हीं अनुच्छेद या उन्हीं में कानून बना सकता है जिसमें सजा का प्रावधान है। जैसे सजा का प्रावधान आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 17 और 24 में है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 17 है अप्रशस्यता में अगर अप्रशस्यता के तहत संसद कानून बना सकता है, जो भी चाहे वो कानून बना सकता है। मतलब अगर उनका हनन हो रहा है तो वो उसमें सजा का प्रावधान जो भी चाहे अपने हिसाब से रख सकता है। अनुच्छेद 24 में भी सजा का प्रावधान है, मतलब कि बाल श्रम के लिए भी सजा का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 35 और जो 35 जो है वो संसद के अधिकार में आता है, मतलब संसद उसमें कानून बना सकता है।